नमस्कार, स्वागत है आपका इस मुझे जवाब चाहिए के खास एडिशन में। और खास इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान, मोदी मंत्रालय के बहुत ही अहम सदस्य, युवा चेहरा, 4 बार सांसद हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री अनुराग ठाकुर। जितना अच्छा क्रिकेट खेलते उतनी ही माहिर राजनीति में भी है। स्वागत है आपका अनुराग जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद शहजाद जी। अनुराग जी, मैं बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आना चाहता हूं। कल प्रधानमंत्री ले गए थे, फॉरवर्ड बेसिस पर गए नीमू में, वहां पर सैनिकों से मिले, गलवान में जो हमारे सैनिक घायल हुए वहां पर श्रद्धांजलि भी दी और विस्तारवाद का युग खत्म हो गया है, ये भी संदेश उन्होंने साफ साफ दे दिया। क्या आपको लगता है इससे ज्यादा स्पष्ट, कड़क और सीधा संदेश दिया जा सकता था, और आप क्या मायने निकालते हैं इस बयान के? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम सदा विकास के लिए जाना जाता है, चाहे वो गुजरात राज्य की बात हो या देश की बात हो। उन्होंने सदा विकास की बात की है और दुनिया से संबंध बनाने की बात की है। यही बड़ा कारण है कि हम दुनिया भर के देशों के साथ, भारत की छवि अगर अच्छी बनकर उभरी है तो पिछले 6 वर्षों में एक बहुत बड़ा बदलाव भारत ने देखा है। लोग कहते थे दिल्ली के गलियारों में कि गुजरात से आया व्यक्ति जो कभी विदेश कम गया हो या उसको पता ना हो विदेश नीति का, वो क्या करेगा। आज भारत की विदेश नीति ने ही पूरी दुनिया भर के देशों को भारत के साथ लाकर खड़ा किया। चाहे वो पुलवामा के अटैक के समय की बात हो या आज चीन जो आक्रमण करने की बात करता है या चीन जो आक्रामक रुख दिखाता है, उसको लेकर भी दुनिया के देश भारत के साथ खड़े हैं। ये बड़ी बात इसलिए है कि ये मोदी जी की कूटनीति और विदेश नीति के कारण हुआ। लेकिन इस घड़ी में देश की सीमा पर अपने सैनिकों के साथ जाकर उनका हौसला अफजाई करना, नीमू में जाकर, लद्दाख में जाकर, ये अपने आप में दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी केवल कहते नहीं करके दिखाते हैं। उन्होंने जहां भारत माता की जय के नारे लगाए, वहीं सैनिकों की माताओं को वंदन किया, प्रणाम किया कि मैं उन मातृशक्ति का भी वंदन करता हूं जो ऐसे वीर सपूतों को जन्म देती हैं। देखिए, पहली बार नहीं है शहजाद जी, शायद देश के लोग नहीं जानते होंगे कि जब कारगिल का युद्ध हुआ तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो किसी सरकारी पद पर नहीं थे, वो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे पार्टी के नाते। और उन्होंने उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और स्पीकर ठाकुर गुलाब सिंह जी को लेकर वो देश की सीमा पर गए। उस समय की लड़ाई के समय भी मोदी जी किसी पद पर न रहते हुए देश के सैनिकों की हौसला अफजाई करने के लिए गए। और मैं आपको चित्र भी भेजूंगा, आप देखिए किस तरह मोदी जी उस समय भी कारगिल के युद्ध में भी साथ में खड़े थे। आज भी ऐसी परिस्थितियों में देश के बॉर्डर पर गए और हर वर्ष दिवाली भी देश के सैनिकों के साथ मनाते हैं। तो इससे पता चलता है ये देश के लिए और देश के सैनिकों के साथ सदा मोदी जी खड़े हैं। पर अनुराग जी, आपके जो राजनीतिक विरोधी है, जैसे रणदीप सुरजेवाला है, कांग्रेस के बड़े नेता है हरियाणा से, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने तो नाम भी नहीं लिया। वो कहते हैं कि आप नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं? देखिए, जिनका मंत्र जाप करना है, जिनके साथ डोकलाम की घटना के समय चाइनीज सूप और चाइनीज खाना खाना है, जिन्होंने चाइनीज पार्टी के साथ एग्रीमेंट साइन करना है कांग्रेस पार्टी ने, तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं कम्युनिस्टों के साथ कांग्रेस का क्या समझौता है और क्या एग्रीमेंट साइन किया, आज तक वो देश को बता नहीं पाए। डोकलाम के समय जब देश के सैनिक वहां पर लड़ रहे थे तो राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर के साथ सूप पी रहे थे, खाना खा रहे थे। और ये देश जानना चाहता है आज भी वो देश की भाषा बोलने की बजाय दूसरे पक्ष की भाषा क्यों बोलते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ शहजाद जी। आप याद कीजिए, बाटला हाउस कांड जब दिल्ली में हुआ तो उसके बाद भी जो शहीद हुए इंस्पेक्टर ML शर्मा, ये उनके घर नहीं गए, ये आतंकवादियों के घरों में जाकर सोनिया गांधी जी रोना रोई और राहुल गांधी जी वहां जाकर उनके साथ दुख प्रकट करने गए। ये देश ने इनका असली चेहरा देखा है, क्या करते रहे हैं। और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, लेकिन दुनिया भारत के समर्थन में खड़ी थी। आज भी अगर हमारे वीर जवानों ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और चाइना में ये बार बार बात उठ रही है कि जिस तरह से भारत ने अपने वीर सैनिकों का सम्मान के साथ
उनको श्रद्धांजलि भी दी। 130 करोड़ भारतवासी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार उनके साथ खड़ी रही। चाइना की सरकार तो अपने सैनिकों के साथ नहीं खड़ी रही, वहां पर उस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। मोदी जी देश की सीमा पर गए, वहां से तो कोई नहीं आया। लेकिन हमारे देश के अंदर बैठे कुछ नेता अपनी तथाकथित नेतागिरी करने के चक्कर में देश को कमजोर करने का, यह दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो भूल जाएं, आज मोदी जी जैसे मजबूत नेता देश के हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, बागडोर उनके हाथ में है और जिन्होंने देश को लगातार मजबूत करने का काम किया। अब आप मुझे पूछेंगे कैसे देश मजबूत हुआ? जी, पर अनुराग जी, जी मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी, आप पता नहीं उनको ट्विटर पर फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। राहुल गांधी लगातार हर सुबह ट्वीट करते हैं, आज भी उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि लद्दाखी लोग ये गवाही दे रहे हैं कि चाइना ने आकर घुसपैठ की है, हमारी जमीन पर कब्जा किया है। और प्रधानमंत्री कहते हैं 1 इंच जमीन नहीं गई है, एक पोस्ट पर कब्जा नहीं हुआ है। तो झूठ कौन बोल रहा है? वो उन्होंने वीडियो भी डाला है कुछ लद्दाखी लोगों का, आपने शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, पर उन्होंने लद्दाखी लोगों का एक वीडियो डाला है, टेस्टिमोनियल डाला है कि देखिए हमारी जमीन पर चीन ने कब्जा किया है। अनुराग जी, उसका जवाब क्या है? देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी को इसमें प्रसन्नता मिलेगी अगर चीन भारत पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि उनकी सरकारों के समय ऐसा होता रहता था। ये मनमोहन सिंह जी या सोनिया गांधी जी की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हम प्रतिबद्ध हैं कि हम देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। और भारत की सीमा का एक एक इंच हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक एक इंच हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी अगर आप देखें जिन लोगों का वीडियो उन्होंने डाला है वो कौन है? वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। वो किसको बेवकूफ बनाने चले हैं? कोई कांग्रेस का पूर्व काउंसलर है, कोई इनके एनएसयू स्टूडेंट यूनिट का नेता है, कोई इनके यूथ कांग्रेस का नेता है, एक हिमाचल से, एक लद्दाख से, तो एक पूर्व काउंसलर है। क्या देश को भ्रमित करने का काम राहुल गांधी ने ठेका ले रखा है? क्या कांग्रेस पार्टी आज देश के समय, जब देश लड़ रहा है देश की सीमा पर अपने लिए, तो उस समय ये देश को कमजोर करने के लिए इस तरह से झूठे वीडियो डालते रहेंगे? क्या दिखाना चाहते हैं राहुल गांधी? पर अनुराग जी, मुझे एक बात समझाइए कि आज जब जरूरत है कि सेना के मनोबल को बढ़ाया जाए, इसलिए प्रधानमंत्री फॉरवर्ड पोस्ट जाते हैं 11,000 12,000 फीट की ऊंचाई पर, तो आज सेना के मनोबल पर हमले करने वाले ये बयान, या जैसे आप इस वीडियो के बारे में बता रहे हैं, या सरेंडर कर दी जमीन, ये क्यों कहा जा रहा है कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा? प्रधानमंत्री फॉरवर्ड पोस्ट पर गए, लेकिन कुछ कॉवर्ड यहां पर बैठे दिल्ली की राजधानी में, वो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते हैं। ये कॉवर्ड भी हैं, कांग्रेसी भी हैं, करप्ट भी हैं, और इनका काम ये होता रहा है। देखिए, जिन्होंने 1947 के बाद जीप घोटाले से कांग्रेस का देख लीजिए, जीप घोटाले से लेकर आप हेलीकॉप्टर घोटाले से बोफोर्स घोटाले तक, सारे घोटाले अगर देश के देखेंगे, जो सेना के सामान से जुड़ा हुआ है, हथियारों से जुड़ा हुआ है, उसमें कांग्रेसी और केवल कांग्रेसी और इनके भ्रष्टाचार नजर आएगा। और ये मैं संसद में भी कहता रहा हूं, आज आपके कैमरे पर भी कह रहा हूं, कांग्रेसी दलालियां खाते रहे हैं। देश की सेना के लिए जब सामान खरीदना होता तो इन्होंने वही काम किया है। और आज इनके मित्र लोग इंग्लैंड में छिपकर बैठे हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर छिप नहीं पाएंगे। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर S-400 मिसाइल लेने का काम किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। दुनिया भर के देश दबाव बनाते रहे, लेकिन मोदी जी ने देश की सुरक्षा के लिए वो निर्णय किया, रूस से हम खरीद रहे हैं। इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर हो, चिनूक हो, ये हमने खरीदे हैं। 36 रफाल हो, हमने खरीदे। 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेटें हमने खरीद कर दी। 49% से 74% विदेशी पूंजी निवेश हथियार बनाने के लिए हिंदुस्तान में हमने निर्णय किया। लिस्ट ऑफ वेपन्स बनेगी कि हिंदुस्तान में हथियार बनेंगे, हमने किया। उनके लिए विशेष तौर पर हमने एक बजट का सैंक्शन किया। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का हमने पोस्ट बनाई और रावत जी को उसके ऊपर नियुक्त किया। ये सारे कदम भारत ने उठाए हैं। भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने उठाए हैं। कांग्रेस के समय 10 साल अगर मैं यूपीए की सरकार के कहूं तो एक बुलेट प्रूफ जैकेट भारत के सैनिकों को खरीद कर नहीं दे पाए। मोदी जी ने 3 वर्षों के अंदर 2 लाख बनाकर दे दी, सारी काम पूरा करके दे दिया। हेलीकॉप्टर से लेकर लड़ाकू विमान तक खरीद कर दे दिए, आधुनिक हथियार खरीद कर दे दिए।
सेना को बॉर्डर तक जाने के लिए अच्छी सड़कें और पुल बनाकर दे दिए, रेल लाइन अलग बनाकर लेह तक दे रहे हैं। क्या कांग्रेस इसका कोई जवाब दे पाएगी? कांग्रेस केवल राजनीति करती रही और वहां पर पीठ दिखाती रही कायरना पूर्वक तरीके से। ये कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौते करती रही। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। भाजपा ने देश के हित में सब निर्णय किए। अनुराग जी, आप कैप्टन विक्रम बत्रा की पावन भूमि हिमाचल से आते हैं। हिमाचल का और आर्मी का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। अब देखिए, हमले करते करते उदित राज है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आपके साथी भी रह चुके हैं, बीजेपी में सांसद भी थे। वो कहते हैं कि ना आपने कोई डिजिटल स्ट्राइक किया, 59 ऐप को लेकर वो बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक भी एक तरीके से फर्जिकल स्ट्राइक था। तो आप इस बयान का क्या मायने निकालते हैं आप इस बयान के? देखिए, वो हताश और निराश लोग हैं जो सत्ता के बिना जी नहीं सकते। जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, वैसे बिन सत्ता कांग्रेसी तड़पते हैं, और इनकी तड़प सारा देश देखता है। ये लगातार दूसरी बार सत्ता से बाहर रहे और मोदी जी को पूर्ण बहुमत देश की जनता ने दिया, इसलिए कड़े और बड़े निर्णय मोदी जी कर पाते हैं। ये लोग काले धन के खिलाफ भी जब मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन की, तब भी ये लोग रोए। जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो कांग्रेसियों को पीड़ा सबसे ज्यादा हुई। आखिरकार कांग्रेस को पीड़ा क्यों होती है अगर हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं? तो बालाकोट का बदला लेते तो इनको दर्द क्यों होता है? और मैं जिस तरह से हमने 100 से ज्यादा आतंकवादी जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में मारे हैं, इसमें कांग्रेसियों को दर्द क्यों होता है? खुशी क्यों नहीं होती इनको? ये पाकिस्तान के एजेंडे पर ट्वीट क्यों करते हैं? अभी जो पीछे 2 दिन पहले कश्मीर में सीआरपीएफ के एक जवान की हत्या भी हुई, जो शहादत उनकी हुई, एक स्थानीय नागरिक की भी उसमें हत्या आतंकवादियों के द्वारा हुई, उसमें भी कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे को लेकर आगे क्यों बढ़ती है? मैं कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं, आखिरकार उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस पाकिस्तान और चाइना के हाथों में खेलती है? क्या राजनीति के लिए कांग्रेस इतना नीचे गिर जाएगी कि उनकी ये हालत हो जाएगी? और मैं तो वीरभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं। आपको याद होगा कि अगर पहला परमवीर चक्र भी किसी को मिला तो हिमाचल प्रदेश के मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहादत किसी ने दी तो 53 हिमाचल प्रदेश के युवाओं ने देश के लिए शहादत दी। 4 परमवीर चक्र कुल मिले कारगिल की लड़ाई में, तो 2 हिमाचल प्रदेश के वीर सपूतों को मिले, कैप्टन विक्रम बत्रा और इसके अलावा हमारे जो राइफलमैन संजय कुमार, जो मेरे अपने संसदीय क्षेत्र के जिला बिलासपुर के झंडूता से आते हैं, उनको मिला। तो हिमाचल ने जो किया या देश के वीरों ने जो किया, उन पर भी राजनीति करने का काम कांग्रेस करती है, जो दुर्भाग्य है। एक और मोदी जी उनकी वीर माताओं को नमन करते हैं और दूसरी ओर कांग्रेस के लोग उनको नमन तो नहीं करते, लेकिन आतंकवादियों की माताओं के साथ जाकर रोते हैं। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। नहीं, पर विपक्ष का ये कहना है, अनुराग जी, विपक्ष का कहना है कि सैनिक तो काम कर रहे हैं, सैनिक को जो मैंडेट दिया गया है वो उसके हिसाब से बड़े सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। सवाल आप पर उठाए जा रहे हैं, सरकार पर उठाए जा रहे हैं कि जब चाइना मैप बदल रहा है, ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइना मैप बदल रहा है और आप लोग ऐप बदल रहे हैं, ये आप पर जुमला, ये इस तरीके से जुमला आप पर फेंक रहे हैं। तो इसका क्या जवाब है? कांग्रेस की हालत ये है कि अपने समय पर तक इन्होंने वो एग्रीमेंट किए जिससे भारत पिछले 20 वर्षों के अंदर, आप ध्यान से सुनिए, 20 वर्षों के अंदर निर्यात कम और आयात ज्यादा करने पर मजबूर हो गया। आप 20 साल पहले का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, चाइना से कितना इंपोर्ट होता था, भारत से वहां पर कितना एक्सपोर्ट होता था, और पिछले 20-30 वर्षों में कैसे बदला है। कांग्रेस के निर्णयों ने, आनंद शर्मा जी और कमलनाथ जी ने कौन सी ऐसी मजबूरी में वो कदम उठाए? कांग्रेस ही तो कभी ठीक कदम नहीं उठा पाए। लेकिन आरसेप में भी जो इन्होंने वहां पर जाने की बात की थी, मोदी सरकार ने आकर आरसेप में भारत को जाने से रोका भी। हमने सदा भारत के हित में निर्णय किए हैं। ये कांग्रेस आज होती तो डिजिटल स्ट्राइक नहीं कर पाती। है मोदी जी में ही दम था जो करके दिखाया है, और हम आगे भी करके दिखाएंगे। नहीं, पर अनुराग जी, ये जो बात आपने कही बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो आप ईस्ट एफटीए की बात कर रहे हैं, जिसको अब आरसेप कहा गया है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जल्दबाजी दिखाते हुए ऐसे निर्णय लिए जिससे कि भारत के आर्थिक हितों का बलिदान कर दिया गया चाइना के हित में। तो आपका आरोप क्या है, ऐसा क्यों किया गया? आपके हिसाब से भारत के आर्थिक हितों का सौदा क्यों किया गया? सीधा आरोप क्या है आपका?
देखिए, मेरा सीधा आरोप दो तरह के हो सकते हैं। जैसे कांग्रेस अभी तक अपना एग्रीमेंट कम्युनिस्ट पार्टी से क्या किया वो नहीं दिखाती, तो वैसे इसके पीछे क्या मंशा थी, किसको लाभ मिला, क्यों ये एग्रीमेंट साइन किया गया, इसमें भारत को तो नुकसान हुआ। अगर भारत को नुकसान हुआ तो फायदा किसको हुआ? ये देश की जनता समझदार है। जिन लोगों ने दलालियां खाई भारत के सेना के लिए सामान खरीदने के लिए, तो व्यापार में वो क्या करते होंगे वो आप और मुझे बताने की देश को जरूरत नहीं। ये कांग्रेस को देश को बताना चाहिए कि आखिरकार ये व्यापारिक समझौते क्या सोचकर किए गए थे। अगर इससे देश को नुकसान हुआ तो लाभ किसको हुआ, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना नहीं, तो आप वही एक जो एलिगेशन आपके बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी लगाया है कि क्या आरजीएफ में चाइना से 90 लाख रुपए आए और एक क्विड प्रो क्वो हुआ जिसके तहत ये आर्थिक उनको हित दिया गया, और जो जमीन चली गई उस समय पर भी 2010 से लेकर 13 तक कई बार इंकर्जन्स भी हुए, उस पर एक तरीके से सख्त जवाब नहीं दिया गया। क्या आप इसको क्विड प्रो क्वो मानते हैं? क्या भारत सरकार ये के नुमाइंदे होने के नाते आप कह रहे हैं कि आरजीएफ में जो चाइना से पैसा मिला वो एक तरीके से संदेह के घेरे में है, इट इज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ डाउट? देखिए, स्पेक्ट्रम ऑफ डाउट नहीं, यहां तो सब कुछ क्लियर है कि ये किस तरह से पहले एक ट्रस्ट में लिया गया, फिर दूसरे में, फिर कैसे निजी कामों के लिए इस्तेमाल किया गया। आखिरकार इस देश को लूटकर अपना भला करने का काम किस परिवार ने किया है, ये देश की जनता भली भांति जान चुकी है। अब वो परिवार अपनी पार्टी में अलग थलग पड़ रहा है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। वो एक बोझ अपनी पार्टी के लिए बन गया है। उनके नेता आज तक जवाब नहीं दे पा रहे कि आखिरकार ये पैसा क्यों लिया गया था। आखिरकार ये राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए जो पैसा लिया गया, इससे किसका भला हुआ? एक ही परिवार का भला हुआ है, और वो सब जानते हुए एक परिवार कौन है। कांग्रेस भी अब चुप नहीं रहते। अब कांग्रेसियों को भी बोझ लगना शुरू हो गया है परिवार कि आखिरकार इनके जवाब हम कब तक देते रहेंगे। पर अनुराग जी वो कह रहे हैं, आनंद शर्मा जी ने कहा है कि ये तो पार्टी टू पार्टी एक एक्सचेंज था। वो कह रहे हैं कि राम माधव और बीजेपी के अन्य नेता भी गए हैं चाइना, वहां पर आप लोग मिले हैं वहां के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से, तो दोनों में अंतर क्या है? अनुराग जी, आप करे तो ठीक है, वो करे तो आप उनको कहते हैं कि ये क्विड प्रो क्वो था। अंतर है बहुत, समझाइए। इन्होंने जैसे मान लीजिए जी, एग्रीमेंट साइन किया, अगर उसमें कुछ छिपाने वाला नहीं तो आज कांग्रेस एग्रीमेंट क्यों छिपाती है? ऐसा क्या है एग्रीमेंट में? आखिरकार दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट है, क्या है? और दूसरी बात, राजीव गांधी फाउंडेशन पे इन्होंने पैसा लिया, क्यों लिया? किसकी है राजीव गांधी फाउंडेशन? कौन है इसके ट्रस्टी? किसके ऊपर पैसा खर्च किया गया, और उसके बाद किस और व्यक्ति को दिया गया, किस ट्रस्ट में कैसे पैसा घुमाकर किसके ऊपर खर्च किया गया? क्यों नहीं जानकारी देते पब्लिक को? आखिरकार छिपाने में है क्या इसमें? तो राजीव गांधी फाउंडेशन में मंत्री जी पैसा तो प्रधानमंत्री राहत कोष से भी 3 बार आया है, 7 मंत्रालयों का भी आया है और 11 पीएसयू का भी आया है। मेरे पास पूरी सूची है, मैं आपको भिजवाऊंगा। तो क्या इस तरीके से जो पैसा, जनता का पैसा प्राइवेट एक ट्रस्ट में जाता है, क्या ये नियम कानून के अनुसार था? क्योंकि आप कॉर्पोरेट अफेयर्स के भी मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी देखते हैं आप, तो मुझे बताइए कि ये जो पैसा गया, इसमें आपको लगता है कि नियम कानून को ताक पर रख के एक प्राइवेट हित के लिए पैसा दिया गया? देखिए, समझना ये जरूरी है जी कि आखिरकार दबाव किसने बनाया ये पैसा देने के लिए, क्यों गया, क्या आवश्यकता थी, किन कामों पर खर्च हुआ, और आखिरकार संदेह के घेरे में यही परिवार, इन्हीं का ट्रस्ट, ये सब क्यों आता है? जमीनें बेशकीमती जमीनें इनके ट्रस्ट को क्यों दी जाती हैं? आखिरकार वो ट्रस्टों में हजारों करोड़ के घपले क्यों होते हैं? आखिरकार ये दोनों बेल पर क्यों हैं? क्यों हैं दोनों बेल पर? आखिरकार कोई ना कोई कारण तो होगा। ये जो जेपी नड्डा जी ने भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर लगाए, ये कोई छोटी बात नहीं थी। इस देश ने, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर और राजीव गांधी फाउंडेशन पर जो आरोप लगाए,
वो 10 आरोपों का एक जवाब भी आज तक कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई। नहीं, चिदम्बरम जी कह रहे हैं कि मैं 20 लाख रुपए अगर लौटा दूं, आरजीएफ 20 लाख रुपए लौटा दे जो पीएमएनआरएफ से लिए हैं, तो क्या प्रधानमंत्री ये आश्वासन दे सकते हैं कि चाइना जो भारत की जमीन पर घुसपैठ कर बैठा है वो पीछे चला जाएगा? ये चिदम्बरम जी ने जवाब में कहा है नड्डा जी को। देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा जेल से आने के बाद उनके लिए भी अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अब उनके भी बयान जब देखने में आते हैं तो कई बार हैरानी भी होती है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इतना बड़ा वकील भी रहा, देश का पूर्व वित्त मंत्री भी रहा, अब उन्होंने जो किया वो तो मैं उसके ऊपर आप डिबेट पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन देश को पता है कि उनके ऊपर किस तरह के आरोप हैं। अब वो ये कहते हैं कि अगर मैं चोरी करके वापस पैसा दे दूं तो उसके बदले में आप क्या करोगे? अब ये तो देश की जनता ऐसे व्यक्ति के ऊपर हंस ही सकती है और क्या कर सकती है। और दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं सभी के लिए, जी जी जी, ये बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि ना चाइना को हमने जमीन का अधिग्रहण करने दिया है, हमारी सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी, देखिए शहजाद जी आप मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं, आप रोज टीवी डिबेट्स पर भी होते हैं जी, कई बातें कही बिना भी बहुत कही जा सकती हैं। हमने बगैर किसी का नाम लिया, लेकिन जिनको जवाब देना था उन्होंने खुद जवाब देना शुरू कर दिया। सीमा पार से भी जवाब देना शुरू कर दिया और सीमा के अंदर दिल्ली से भी उनके समर्थकों ने यहां पर कहना शुरू कर दिया। तो देश बड़ा स्पष्ट समझ चुका है, हम बिन नाम लिए भी बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन जिनके ऊपर प्रहार होता है उनको भी उसका स्पष्टीकरण देना पड़ता है और उनके समर्थकों को दिल्ली में बैठे कांग्रेस नेताओं को भी देना पड़ता है। तो चिदम्बरम जी को मैं इतना ही कहूं, अपने केसों की चिंता करें, बाकी चिंताएं वो छोड़ दें। नहीं, एक और मेरा सवाल है आरजीएफ को लेकर, और मैं आपने जो बात अभी जो जिक्र किया कि चाइना के विदेश मंत्रालय का बयान आया था वो बात सही है, पर मैं आरजीएफ पर एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ये एक्सक्लूसिव खबर हमने दिखाई थी कि आरजीएफ में पैसा मेहुल चोकसी की एक शेल कंपनी कह सकते हैं नवजीवन एंटरप्राइज, और वो केवल इस आरजीएफ में पैसा ट्रांसफर करने के लिए बनी थी ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें और कोई ट्रांजैक्शन नहीं था। उससे पैसा आरजीएफ में आया और वही मेहुल चोकसी से पैसा आया जिसको हम कह सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा लुटेरा, बैंकों का, पब्लिक सेक्टर बैंकों का लुटेरा है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर पैसा मेहुल चोकसी से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, हमारी जनता का पैसा उस ट्रस्ट में जा रहा है, क्या इस आरजीएफ ट्रस्ट पर एक गहरा इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? देखिए, ये सब होगा क्योंकि ये सारे तार जितने सीज के जुड़े हैं, चाहे वो चोकसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो चाइना हो, या चोरी करने वाले चोर हो, ये सारे सीज के जो तार जुड़े हैं इनके ऊपर देश की जनता को जानकारी मिल भी चुकी है। लेकिन और विस्तार में जाने के लिए अगर आप मुझे कहें, मान लीजिए अंतिम दिनों के समय ये लोन कैसे मिला, कांग्रेस की सरकार के समय मिला, गोल्ड पॉलिसी में बदलाव क्या हुए, अगर आप इसकी तय में जाएंगे तो शायद आपका शो छोटा पड़ जाएगा आज का समय। अगर आप इसकी तय में जाएंगे तो आपको एक एक तार जुड़े हुए नजर आएंगे। ये कांग्रेस और करप्शन के बीच में, ये यूपीए की सरकार और गांधी परिवार के समय, उस समय क्या होता रहा, ये सारी बातें आपके सामने नजर आएंगी और देश लगातार देख रहा है। लेकिन जब हम कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस कहते हैं तो हमारे ऊपर प्रताड़ित कर रहे हैं, ये तो हमारे ऊपर इस भावना के साथ काम कर रहे हैं कि बदले की भावना के साथ काम किया जा रहा है। लेकिन हमने देश को वायदा किया था कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हमने वो किया भी। हमने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल भी बनाया कि भगोड़ों को, जिन्होंने अपराध किए हैं अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े हुए, उनको वापस लाएंगे भी। इसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी हमारा विरोध करती रही है। नहीं, पर एक बात मैं कहूंगा, देखिए अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, जो आप बात वेंडेटा पॉलिटिक्स की कर रहे हैं, जो विद्वेष की भावना की बात कर रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं कि आप चाइना को बाहर नहीं निकाल पाए तो आपने प्रियंका वाड्रा को उनके घर से कोरोना काल में बाहर निकाल दिया, और ये गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि ये विद्वेषपूर्ण राजनीति है आपकी। तो सर, ये एक और सबूत दे रहे हैं कि आप बड़े विद्वेष से काम कर रहे हैं उनके खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ, ये उनका आरोप है आप पे। मैं देश की जनता और विशेष तौर पर देश के युवाओं के सामने एक बात रखता हूं। क्या इंदिरा गांधी की पोती होना ये हक दे देता है
कि आप इस देश के साथ कुछ भी करें। रॉबर्ट वड्रा जी जितने मर्जी घोटाले करें, आपकी सरकार जितने मर्जी आपके मंत्री उस समय घोटाले करें, आपके परिवार या आपके फाउंडेशंस के ऊपर इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और आज आप घर में रहने के लिए कहती हैं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। आखिरकार कानून तो 130 करोड़ भारतीयों के लिए एक जैसा है कि इस परिवार के लिए कानून भी अलग बनाया जाएगा। अगर देश को ऐसा लगता है तो तय करना चाहिए। अगर यूपी की सरकार कानून के अंतर्गत कोई कार्रवाई करती है तो यह कह देना कि मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, तो इससे क्या होगा? क्या आज भी अपने आप को एलीट मानते हैं? हम 130 करोड़ की जनता एक तरफ, हम एक परिवार एक तरफ, ये कैसे चल पाएगा? देश बदल चुका है, समाज बदल चुका है, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देश ईमानदारी की राह पर चला, देश सशक्त हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने आगे बढ़ने का काम किया, चाहे वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हो या सशक्त हमारी सेना को करने की बात हो। लड़ने की वो सब चीजें भी खरीदने का काम किया, चाहे हथियारों से लेकर मिसाइल, हेलीकॉप्टर से लेकर लड़ाकू विमान की बात हो, बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर सड़कें पुलें बनाने की बात हो, ये सब मोदी सरकार ने करके दिया है। और हमारी सेना ने पहले से ज्यादा अपनी ताकत को बनाने का काम किया। ये देश के अंदर बैठे कुछ ऐसे नेता देश की सेना का मनोबल कमजोर ना करें और चाइना और पाकिस्तान के हाथ में ना खेलें, ऐसा मेरा इनसे अनुरोध रहेगा। अनुराग जी, मैं एक विषय जो आपके साथ उठाना चाहता हूं वो ये है कि देखिए, आपने एक तरफ तो 59 चाइनीज ऐप्स को एक तरीके से उस पर प्रतिबंध लगाया है। उसकी प्रतिक्रिया ग्लोबल टाइम्स, जो चाइना का मुखपत्र है, वो ये कहकर कह रहा है कि ये जो आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति है, जिसमें वो कह रहा है कि चाइना की कंपनी को आपने रेलवे के प्रोजेक्ट से, टेलीकॉम के प्रोजेक्ट से, हाईवे, एमएसएमई तमाम प्रोजेक्टों से अब बाहर करने का काम किया है, एफडीआई नॉर्म्स को टाइटन करने का काम किया है। इससे भारत और चाइना के ट्रेड पर 30% का असर पड़ेगा। पर मेरा सवाल आपसे दूसरा है, अगर हम चाइना के माल को तुरंत बंद कर देंगे तो क्या हमारे पास वो डोमेस्टिक कैपेसिटी है, और क्या यहां पर जो दाम है चीजों के वो बढ़ नहीं जाएंगे? मान लीजिए जो इक्विपमेंट हमें वहां से मिलता है चाइना से, वो सस्ता मिलता है, इसीलिए हमारा एक मार्जिन होता है। पर अगर हम यहां पर उसको बनाएंगे या कोई और देश से उसको इंपोर्ट करेंगे तो क्या कॉस्ट एस्केलेशंस नहीं होगी? क्या हमारी इकोनॉमी इसको हैंडल कर पाएगी? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात जब मोदी जी ने देश के सामने रखी और 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की बात कही, उसमें बहुत सारी रिफॉर्म्स थी, जैसे हथियारों को भारत में बनाना, विदेशी पूंजी निवेश 49% से 74% करना, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी, हथियार भी यहां पर बनेंगे, और निर्यात की स्थिति में भी हम आएंगे। हम आयात करना कम कर देंगे और आने वाले समय में एक तरह से खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब इसके साथ साथ कोयले का आयात होता है, तो कोयले को खोला गया है, उसके खनन को खोला गया है, और 18 तारीख को हमने इसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। अब इसमें नई खनन की कंपनियां आएंगी तो उससे क्या होगा? इंपोर्ट कम होगा और भारत आत्मनिर्भर होगा। इसी तरह से अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमने और खोला है, जैसे एलोन मस्क की कंपनी अगर अमेरिका से काम करती है, यहाँ पे कोई और कंपनियां काम कर सकती है, हिंदुस्तान के लोग काम कर सकते हैं, हिंदुस्तान के युवा जो स्टार्टअप्स में काम करते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन आपके पुराने एग्रीमेंट अगर चाइना जैसे देशों को ज्यादा लाभ देते थे और भारत के व्यापारी का नुकसान होता था, तो क्या आपको उस पर कदम नहीं उठाने चाहिए? अगर डिजिटल स्ट्राइक करने के बाद भारतीय एप्लीकेशंस को हो सकता है शहजाद जी कि एक महीना दिक्कत आए, कहीं पर टेक्नोलॉजी में थोड़ा बदलाव करना पड़े, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़े, क्या भारत के लोग एक महीना अपना मनोरंजन कम नहीं कर सकते? चाइनीज ऐप की बजाय भारतीय एप्लीकेशंस को अगर वो बढ़ने का अवसर मिलेगा तो उनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, यहां पर रोजगार और ज्यादा मिल पाएगा। क्या हम एक महीना अपनी कंपनियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दे सकते ताकि वो आगे बढ़कर आए, बाकी दुनिया की कंपनियों को कम्पीट करें? आखिरकार
अगर हम थोड़ा सा महंगा भी सामान, मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए थोड़ा सा महंगा सामान भी खरीदना पड़ता है, अगर लाल बहादुर शास्त्री जी के कहने पर उस समय का भारत और भारतवासी उपवास रख सकते हैं, एक समय का खाना छोड़ सकते हैं, देश के लिए समर्पित हो सकते हैं, तो आज का भारत तो उससे ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत कुछ कर सकता है। अगर हम 6-7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए देश की गरीब जनता को, 80 करोड़ लोगों को अन्न देने का काम, राशन देने का काम करते हैं जी। तो उसी समय दूसरी ओर क्या हिंदुस्तान के लोग ये जो एंटरटेनमेंट वाली एप्स है, मनोरंजन वाली एप्स हैं, क्या इन पर इतना देश का साथ नहीं दे सकती? मुझे लगता है हम सब लोग समर्पित हैं, देश समर्पित है। स्वागत किया है जो स्टार्स थे उन एप्लीकेशंस पर, उन लोगों ने भी कहा हमें देश सबसे आगे है। वो हर जाति धर्म के लोगों ने अपने उससे बाहर निकलकर देश के हित में कहा कि हम देश की सेना के साथ खड़े हैं, देश की सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि आज देश को हमारी जरूरत है। हमारे हीरोज देश के सैनिक हैं, हम तो एप्लीकेशंस में हीरो है मनोरंजन करने के लिए, आज हम देश के असली हीरोज के साथ खड़े हैं। पर अनुराग जी देखिए, आपने अभी जो जिक्र किया 80 करोड़ लोगों को आप जो अन्न देंगे अगले कुछ महीनों तक, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टी कह रही है ये तो बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आपने, सोनिया गांधी ने जो आपको एडवाइस दी थी कि भाई इसको बढ़ा दीजिए कुछ महीनों के लिए, तो आपने बिहार के चुनाव तक इसको बढ़ा दिया। वहां पर उनको दिखाई दे रहा है कि आपने वोट बैंक की राजनीति की है, बिहार के मतदाताओं को खुश करने के लिए छठी मैया की पूजा तक इसको बढ़ा दिया है। देखिए, दो बातें हैं, जिन लोगों को राजनीति करनी और गरीबों की भला नहीं करना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो है शहजाद जी जो आजादी के बाद से नारा लाती है, जवाहरलाल नेहरू जी के समय से लेकर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के समय तक ये एक ही नारा लगाते रहे, गरीबी हटाओ। इनके समय में गरीब मिट गया लेकिन गरीबी नहीं हटी। मोदी सरकार ने लगातार कदम उठाए गरीबी हटाने के लिए, गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए। इन लोगों ने तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया लेकिन बैंक खाते नहीं खोल पाए थे। वो मोदी जी ने आकर 40 करोड़ लोगों का जनधन योजना में खाते खोले, उन खातों में पैसे डालने का काम डीबीटी के माध्यम से मोदी जी ने पिछले 5 वर्षों में किया, और लाखों करोड़ जो कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार में खाए जाते थे, जो राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूं 15 रुपए पहुंचते हैं, मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं तो 100 रुपया गरीब के खाते में पहुंचता है, क्योंकि आधार का इस्तेमाल किया जाता है, जनधन अकाउंट खोले गए, मोबाइल की टेक्नोलॉजी यूपीआई भीम का इस्तेमाल किया गया, जितना पैसा भेजते हैं उतने लोगों के खाते में आते हैं। और आज इस संकट के समय, महामारी के समय में भी 73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने सीधा लोगों के खाते में डाला, तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डाला है। ये कांग्रेस कल्पना में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमने करके दिखाया है। मोदी जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, पर अनुराग जी पता है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो आप आर्थिक पैकेज देते और दिखाते हैं ना, जो ये 20 लाख करोड़ आप ये बड़े नंबर्स देते हैं 10% जीडीपी का, यही चिदम्बरम जी और बाकी इनके जो साथी अर्थशास्त्री है वो कह रहे हैं कि ये फिस्कल स्टिमुलस के नाम पर आपने लोन मेला लगवा दिया और 1.5 से 2% है ये जीडीपी का, कोई 10% नहीं है। आप कह रहे हैं 10% है, पर इससे कोई इकोनॉमी स्टिमुलेट नहीं होगी। देखिए, इनकी प्रॉब्लम ये है कि जब ये लोग कहते थे 5% अर्थव्यवस्था का, हमारी जीडीपी का आप लोग पैकेज दीजिए, हमने 10% दिया तो उनको लगा ये कर क्या दिया मोदी जी ने, इतना बड़ा कदम उठा लिया देश के हित में, तो पहले तो कांग्रेस ही बैकफुट पर चले गए। लेकिन इन्होंने अध्ययन नहीं किया कि दुनिया भर के देशों का अगर आप पैकेज देखेंगे तो उसी तर्ज पर है जैसे भारत का पैकेज भी है। या आप कह लीजिए भारत का पैकेज दुनिया भर के देशों ने जो पैकेज दिया उसी तर्ज पर है। ये तुलना कीजिए, मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं जी, आखिरकार हमने 63,000 करोड़ रुपया पिछले 2 महीने के अंदर इनकम टैक्स का रिफंड दे दिया, जो कांग्रेस सपने में नहीं सोचती, इनके 2-2 साल में इनके समय नहीं वापस आता था। हमने जीएसटी का रिफंड राज्यों की सरकारों को दिया। इसके अलावा हमने जो टीडीएस टीसीएस उसमें 25% की कटौती कर दी। 1 लाख करोड़ रुपया हमने एमएसएमई सेक्टर और व्यवसायियों के लिए जो हमने दिया वो मात्र 7.5% ब्याज पर दिया। 1 साल में उसका मॉरेटोरियम पीरियड, आपको कोई किस्त वापस उस पर नहीं करनी है, और 4 साल का इसके लिए टेन्योर है। इसके अलावा हमने जो बाकी कदम उठाए हैं वो सारे सीधे जनता के हित में हैं। आप देखिए,
आप अनुराग देखिए- जी, अनुराग जी माफी से अनुराग जी वो कह रहे हैं कि आप तो जनता पर बोझ डाल रहे हैं, आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आपने देश की जनता को एक तरीके से सही में आत्मनिर्भर बना दिया कि भाई आप ही लड़ो इस व्यवस्था से और इस अर्थव्यवस्था में आप अपने हवाले हो। क्या ऐसा किया है क्या? मैं खुली चुनौती देता हूं कांग्रेस को कि आप करिए ना, आपके राज्यों की सरकारें हैं जिन्होंने तेल के दाम क्यों बढ़ाए, उन्होंने लोकल टैक्सेस क्यों बढ़ाए, क्यों नहीं आप उनको आदेश देते? अरे सोनिया गांधी जी एक तरफ आदेश देती थी कि विज्ञापन नहीं देने चाहिए टीवी चैनल्स को और अखबारों को, सबसे बड़े इश्तिहार छत्तीसगढ़ राजस्थान की सरकारों ने, इनकी कांग्रेस शासित सरकारों ने दिए, केंद्र की सरकार ने नहीं दिए। इनकी सरकारों ने राजीव गांधी जी की जयंती मनाने के लिए कोई और स्कीम लॉन्च करने के लिए 5-5 पन्नों का इश्तिहार दे दिया। आप कहते कुछ है, करते कुछ है। देश कांग्रेस का असली चेहरा जानता है कि ये केवल दिखावा करते हैं, राजनीति करते हैं, केवल प्रेस नोट और ट्वीट तक सीमित रहते हैं, केवल मीडिया तक खेलने का काम करते हैं, जमीन पर कुछ नहीं करते। अगर जमीन पर करते तो आज कांग्रेस की दुर्गति ना होती। अनुराग जी, एक विषय मैं जो उठाना चाहता हूं आपके साथ, और वो ये है कि जो सेंटर का जो टैक्स रेवेन्यू है, जो कलेक्शन है, वो बजट के टारगेट के हिसाब से कम कलेक्ट हुआ है। जो मेरे पास आंकड़े हैं कि मई तक सिर्फ 2.1% हुआ है, जबकि आमतौर पर हम 7% कलेक्ट कर लेते हैं। और जो जीएसटी का भी कलेक्शन है वो इस क्वार्टर में अगर देखा जाए, अप्रैल टू जून के क्वार्टर में वो 1,86,000 करोड़ तक आया है, जो कि एक 41% ड्रॉप है। मैं आपको बतौर मंत्री इस विभाग के पूछना चाहता हूं कि आगे जाते हुए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि क्या हमारे जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स रेवेन्यू है, वो उस स्तर पर पहुंच पाएंगे? आपका आउटलुक, मिनिस्ट्री का आउटलुक, सरकार का आउटलुक जीएसटी और टैक्स रेवेन्यू को लेकर कैसा है? कि ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है क्या? देखिए, दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने और एजेंसीज ने बार बार रेटिंग में बदलाव किए हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि स्थिति सामान्य नहीं थी, ना देश की ना दुनिया की। और जब लॉकडाउन के समय व्यापारी ना चलता हो, खरीदारी ना होती हो, तो उस समय आप ये कहें कि टैक्स कलेक्शन होगी, तो मुझे लगता है ना हमारी एक्सपेक्टेशन थी ना होती। लेकिन जैसे ही अनलॉक 1 हुआ, अनलॉक 2 की दिशा में हम बढ़े, वैसे आपने देखा होगा इसमें बढ़ोतरी हुई और पिछले महीने 90,000 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी कलेक्शन हुई है। तो एक तरह से हम सामान्य की तौर पर दिशा में बढ़े हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस महीने जब स्थिति और सामान्य होगी और सेक्टर्स खुल गए होंगे और व्यापार बढ़ेगा, लोगों में और साहस बढ़ेगा, तो अपने आप नंबर्स बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन जो पहले 3 महीनों में आपने खोया है जी, उसके लिए अर्थव्यवस्था में जितनी तेजी आएगी उतना ही आप रिकवरी कर पाओगे। लेकिन हमने राज्यों को उसके बावजूद भी 92,000 करोड़ रुपया पहले 2 महीनों में सेंटर करके डेवल्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस के रूप में दिया है। 51,000 करोड़ रुपया जीएसटी कंपनसेशन सेस दिया। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में 20,000 करोड़ रुपया दिया। वेज एंड मीन्स एडवांसेस में 60% की वृद्धि हमने राज्यों को दी। और जो एफआरबीएम एक्ट के अनुसार उनको 3% पैसा ही केवल रेज करना था, हमने 3% की बजाय 5% रेज करने की बात कही, ताकि उनको 4.5 लाख करोड़ रुपया राज्यों को ज्यादा मिल सके, राज्यों को कोई कमी ना आए। ऐसा प्रयास हमने लगातार करके दिया है। ये आपने महत्वपूर्ण बात की है, और मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक एंगल पर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि स्टेट्स बार बार कह रहे थे कि आपकी तरफ से रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। पर ये जो आपने बात कही है कि उनको लोन लेने की जो उनकी व्यवस्था है, एफआरबीएम एक्ट को चेंज करके, उसका फायदा उठा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स? क्या उन्होंने एक्स्ट्रा लोन लिए हैं? क्योंकि अगर वो ले तो उससे वो काफी चीजों को रिसोर्सेज दे सकते हैं जो उनको कमी पड़ रही है। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। जितनी मांग थी, क्योंकि केंद्र लगातार अपना हिस्सा देता रहा, पैसे देता रहा, टैक्सेस का हिस्सा भी देता रहा, और वो हमारी जिम्मेदारी भी थी। हमने अपने टैक्स कलेक्शन ना होने के बावजूद भी हमने वो किया ताकि राज्यों को कमी ना आए। हमने अन्न भी दिया, धन भी दिया, और कई राज्यों को मैं कहूं जहां हमने 3 महीने का उनको अन्न पहुंचा भी दिया है जी, उनका अभी तीसरे महीने का बटा तक नहीं, और हमने अगले 4 महीने 5 महीने और देने की बात कह दी है। ये मोदी जी की सरकार है जो न राज्यों की सरकारों को न जनता को कोई कमी आने दे रही है। हालांकि हमने जो 7.8 लाख करोड़ रेज करने की बात कही थी,
ऋण इस साल, हाँ, अब उसकी बजाय हम लोग 12 लाख करोड़ रुपया ऋण रेज करेंगे, तो केंद्र की सरकार ज्यादा कर्जा लेगी ताकि देश की जनता और राज्यों को कोई कमी ना आए और देश के विकास में भी कोई कमी ना आए। एक खुशखबरी ये है अनुराग जी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 27% तक पहुंच गया था, जो सीएम आई बताती है, वो अब प्री कोविड लेवल पर पहुंच चुका है, मतलब 8.5% की दर पर। हालांकि ये सीएम आई का आंकड़ा है, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। पर मेरा आपसे सवाल ये है कि जो इतना बड़ा जनसंख्या, हमारी पॉपुलेशन फिर से शहरों से गांव की ओर चली गई है, जो मजदूर, श्रमिक, प्रवासी मजदूर वापस गए हैं, उनके लिए गांवों में रोजगार क्रिएट करने का क्या प्लान है? मोदी का क्या प्लान है? मोदी सरकार का क्या प्लान है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो जब ये मजदूर भाई हमारे वापस गए, तब हमने 1,01,000 करोड़ रुपए का बजट मनरेगा का कर दिया। अब इसकी तो कांग्रेस को तारीफ करनी चाहिए थी। आखिरकार हमने गरीबों के लिए अन्न के साथ साथ उनके लिए रोजगार का प्रावधान भी किया, लेकिन उन्होंने एक शब्द इसके बारे में नहीं कहा। हमने दिहाड़ी 182 से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी। 300 करोड़ कार्य दिवस, मैन डेज या परसेंटेज, हमने वो बढ़ा दिए। अब आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए मोदी जी ने स्कीम लॉन्च कर दी। तो पश्चिम बंगाल अपना आंकड़ा तो आज तक दे नहीं पाया कि कितने लोगों को रोजगार देना चाहिए या उनको क्या, कितने लोग वापस आए, लेकिन इच्छा व्यक्त करते हैं कि हमें इस योजना में शामिल किया जाए। हमने उसके बावजूद कहा कि जिस दिन आप भेजोगे हम आपको शामिल भी कर लेंगे। तो राज्य राजनीति करने में ना लगे, राजधर्म निभाएं और लोगों की सेवा करने में काम करें। हमने कभी राजनीति करके नहीं देखा। हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की है कि हम राज्यों को साथ में लेकर चलेंगे। देश के विकास में, विकास के भागीदार के रूप में राज्य की सरकारों को हमने सदा लिया है और आगे भी लेंगे। चलिए, जाते जाते मैं एक दो और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं अनुराग जी। क्या राहुल गांधी, मुझे लगता है आपसे थोड़े से ही बड़े हैं उम्र में, उनका हाल ही में बर्थडे भी गया है, 50 साल के हो चुके हैं, क्या राहुल गांधी के मन में और भी कोई शंका होगी चाइना की तथाकथित घुसपैठ को लेकर या कोई और विषयों पर? तो क्या आप उनको बुलाकर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चाय पर बुलाकर उनको थोड़ा सा बता देंगे कि क्या स्थिति है, कैसे लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि वो भी संतुष्ट हो जाए? देखिए, जो डोकलाम के समय चाइनीज अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप या चाइनीज खाना खाते हो, वो अनुराग ठाकुर की चाय पर नहीं आए। वो तो एक चाय वाले से भी गुर्रेज करते हैं, वो तो अपमानित करते हैं चाय वाले को भी, पकौड़े वाले को भी। वो तो एक कहते हैं कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, एक गरीब कैसे बन जाए, ये तो इंदिरा गांधी की पोता या पोती बनेंगे। अब तो देखिए, अगर ये उनके मन में ऐसी बातें हैं तो मेरे चाय पर बुलाने से कुछ नहीं होगा। जब तक वो अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदल सकता। और जब तक वो इस बात से बाहर नहीं आएंगे कि उनके परिवार का अधिकार है सब कुछ करने का, तो शायद वो समय बदल गया है, लेकिन ये लोग बदल नहीं पा रहे। ये जिन लोगों से घिरे हुए हैं वो वास्तविकता से परे हैं। इनको जमीन पर परे पता ही नहीं कि क्या होता है। मैं यह आपसे कहना चाहता हूं, वो दादी की समाधि पर तो जाते हैं लेकिन दादा की नहीं जाते। क्यों? बात आपकी सही है अनुराग जी। जाते जाते एक बात बताइए, आपका एक और किरदार है जो काफी लोग जानते हैं कि आप क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं। आपने क्रिकेट खेला भी है फर्स्ट क्लास, और आप बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं आपको सरकार के नुमाइंदे की तरह से नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको एक क्रिकेट फैन और एक क्रिकेट के एंथुजियास्ट के हैसियत से पूछ रहा हूं। क्या आपको लगता है इस साल आईपीएल हो पाएगा? एज ए क्रिकेट लवर की तरह मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, हर क्रिकेट प्रेमी चाहेगा कि हो। लोग चाहते हैं कि खेलें भी शुरू हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग शुरू की गई है। निर्भर इस पर करता है कि हालात कितनी तेजी के साथ बदलते हैं, और इस पर भी निर्भर करेगा कि क्या वर्ल्ड कप होगा या नहीं होगा। अब आईसीसी अगर उस पर निर्णय नहीं कर पा रहा इतने महीनों से, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी असमर्थता जताई है कि वो नहीं कर पाएंगे और सही समय नहीं है, तो मुझे लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को उस पर निर्णय करना चाहिए था, और उसके बाद बीसीसीआई को अवसर देना चाहिए था कि अगर वो करना चाहते हैं तो करें। आपको लगता है सितंबर अक्टूबर में फीजिबल रहेगा, और अगर होगा तो कैसे होगा? आपको मतलब आपने ये सारी चीजें संभाली भी है एडमिनिस्ट्रेटर के नाते, तो आपको लगता है पॉसिबल है, प्रैग्मेटिक है, ये हो सकता है? देखिए, बीसीसीआई की बहुत क्षमता है। जब आपको याद होगा, चिदम्बरम जी ने सुरक्षा देने से मना कर दिया था 2009 में,
2009 के चुनावों के समय तब भी साउथ अफ्रीका में जाकर वो टूर्नामेंट किया गया। जी तो कांग्रेस ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन बीसीसीआई ने उस समय भी देश के इतने बड़े टूर्नामेंट को करके दिखाया था। तो मुझे लगता है आज भी बीसीसीआई की वो क्षमता होगी कि वो कर पाएंगे, लेकिन जब तक क्लैरिटी आईसीसी से नहीं होगी तब तक वो भारत सरकार से बात भी नहीं कर पाएंगे। जब तक विंडो कोई अवेलेबल नहीं होगी, समय उपलब्ध नहीं होगा कि कब करना है, दुनिया भर के खिलाड़ी कब उपलब्ध होंगे, तब तक शायद बीसीसीआई इस पर कोई कदम ना उठा पाए। इसलिए समय का इंतजार करना पड़ेगा। पर भारत सरकार का अगर मैं आपको एक व्यू पूछूं तो क्या भारत सरकार का व्यू तमाम स्पोर्ट्स को लेकर ये रहेगा कि हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जाए विदाउट स्पेक्टेटर्स? भारत सरकार का अगर एक व्यू होगा तो वो किस दिशा में होगा सर? देखिए, जब ये बात आएगी ऐसा कदम उठाने की, उस समय के हालात कैसे होते हैं। मान लीजिए अगस्त में ये बात आती है, तो अगस्त में देश के अंदर हालात क्या हैं, राज्यों की स्थितियां क्या हैं, कहां पर हो सकता है कहां नहीं हो सकता, ये सब उस समय की बात है। आज इस पर ना देश की सरकार कुछ कह पाएगी ना बीसीसीआई कुछ कह पाएगा जी। तो सबसे पहले तो ये निर्णय आईसीसी को करना है। अगर वो करते हैं तभी बीसीसीआई कोई कदम उठा पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, बेबाकी के साथ आपने तमाम सवालों का जवाब दिया मुझे। आज समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आगे भी धन्यवाद मिलते शेखर रहेंगे। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू सो मच।